हेलो एवरीवन, आप सबके एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट सेट नंबर 15 को सॉल्व करेंगे, जो हमारे होने वाले रेलवे, एसएससी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो कि नंबर सीरीज का है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 7, उसके बाद है 56, उसके बाद है 28, उसके बाद है 2, 2, 4 और फिर क्या है 1, 1, 2 और आपका यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें। एक चीज़ आप देखो, जब पहली संख्या दोस्तों हम देखते हैं और जो नेक्स्ट संख्या है वहाँ पे 56 है, तो 56 हम कैसे बना सकते हैं? अगर 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 होता है। हाँ जी, होता है। ठीक है, चलिए ये तो हुआ। अब हमें पैटर्न का चूंकि पता करना है, ताकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो आएगा हम लिख सकें। अब देखिए, 56 से जब 28 बनाना हो तो क्या करोगे आप? जब 56 से 28 बनाना हो तो हम अगर 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि 1/2 कर दें, तो 28 हो जाएगा, क्योंकि 28 दूना 56 होता है। ठीक है जी, ये भी हमने देखा। 28 से 224 बनाने हैं, तो हमने यहाँ पे देखा कि पहली संख्या में 8 से मल्टीप्लाई हुआ और जो नेक्स्ट आया उसमें 1/2 किया। अगर हम यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इंटू 8 करके आप देखो, तो 20 में करो आप 160 और 64 224 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो पैटर्न है पहले वाला यहाँ पे फॉलो हुआ। तो सीधी सी बात है, अब यहाँ पे 1/2 करके देखिए आप, तो 1/2 जब हम करते हैं तो 124 का आधा 112 हो ही जाएगा। 112 होगा। फिर जो ये पैटर्न है यहाँ पे हम ले आते हैं, यानी कि 112 में हम 8 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 112 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आप देखो, हो जाएगा 800 और 12 = 96, यानी कि 896 यहाँ पे हमारा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, तो 896, 8, 9 और 6। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 8, 9, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमने समझा कैसे? क्योंकि जब हमने पहले 2 नंबर्स को सॉल्व किया तो हमें पैटर्न में लगा कि इंटू 8 और नेक्स्ट वाले में 1/2 लगेगा। फिर हम आगे बढ़े तो हम चेक करेंगे ये वाले पैटर्न को। हमने 8 से मल्टीप्लाई किया और 1/2 किया, तो पैटर्न जो है फॉलो किया। फिर हमने जो नेक्स्ट, सब सीधी सी बात है कि इंटू 8 करेंगे। सिंपल है, अच्छा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग आकृतियां हैं, उसमें हमें पता करना है कि अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों देखो, आप अंक 5 के विपरीत फलक पर हमें पता करना है। तो अगर हम पहले और दूसरे को लेते हैं तो 5 के विपरीत फलक पर, तो 5 और 5 जब कॉमन हो जाएंगे तो 5 के नीचे तो 5 ही आ जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि जब 5 के विपरीत फलक पर हमें पता करना है तो पहला और दूसरा से तो सॉल्व नहीं होने वाला है। ओके, चलिए तो हम क्या करते हैं, हम दूसरा और तीसरा अगर देखें, यानी कि दूसरा और तीसरा देखते हैं, तो आप देखो यहाँ पे ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये ख़त्म हो गया। ये 6 है, ये 6 है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। हमारा बचा क्या? तो दोस्तों बचा 5 और 4, यानी कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 5 के अपोजिट में 4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होने वाला है। समझ में आया होगा आपको? दोस्तों देखो, आप यहाँ पे जैसा कि है कि जब जो कॉमन है वो यहाँ से आप डिलीट मारो उसे, यानी कि 1, 1 कॉमन है तो 1, 1 डिलीट हो गया। 6 और 6 कॉमन है तो 6 और 6 डिलीट हो गया। हमारा जो बचा हुआ है 5 और 4, ये कॉमन नहीं, यानी कि 5 के अपोजिट में 4 हो जाएगा। अगर आप समझो, एक बार और आप समझिए ये कैसे सॉल्व हुआ। आप देखिए इसको, ठीक है, आंसर तो हमारा आ गया। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। यहाँ अगर हम पहला और दूसरा लेके सॉल्व करते हैं तो आप देखो कॉमन इसमें क्या आता, तो कॉमन आता 5 और 5, यानी कि 5 और 5 ही डिलीट हो गया। तो हमें 5 के ही अपोजिट तो पता करना था, यानी कि पहले और दूसरे से तो होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 5 ही कॉमन था। हमें दूसरा और तीसरा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ये वाली संख्याएं कटेंगी तभी तो 5 बचेगा, और उसके अपोजिट जो बचेगा वो फाइंड आउट करेंगे।
ओके, आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर ना आया होगा तो आप कमेंट में करके पूछिएगा, जरूर बताया जाएगा। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसा दूसरा शब्द जो है वो पहले शब्द से संबंधित है। ओके, आप ध्यान से देखो, जिस प्रकार कागज का संबंध स्टेपलर से, यानी कि कागज है, हमारे पास जो कागज होते हैं हम उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए या अच्छे तरीके से उन्हें अरेंज करने के लिए स्टेपल करते हैं, स्टेपलर का यूज करते हैं। तो उसी प्रकार जो कपड़ा है, कपड़े को अच्छे प्रकार से ऑर्गेनाइज करने के लिए या उन्हें अच्छे से रखने के लिए हम इसमें से किसका यूज करते हैं? तो कपड़े को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए, अच्छे से रखने के लिए हम किसका यूज करेंगे? डिटर्जेंट का नहीं, बुरे कपड़े को, मतलब बुरे नहीं, गंदे कपड़े को धोने के लिए हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं, ये होगा नहीं। ड्रायर, ड्रायर से हम कपड़े को सुखा सकते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े को धो सकते हैं। लेकिन जो कपड़ा है ना, देखिए यहाँ पे था क्या, पहला देखिए कागज स्टेपलर, यानी कागज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का काम स्टेपलर किया। उसी तरह कपड़े को ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करेगा? तो हैंगर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होने वाला है। ठीक है, हैंगर, क्योंकि अगर कपड़ा हमारे पास है उसको हैंगर में हम टांगते तो अच्छे तरीके से और फॉर्मेट वे में वो अच्छा हमें दिखता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि कपड़े के साथ, तो दोस्तों कपड़े के साथ हो जाएगा हमारा हैंगर। ओके, क्या हो जाएगा? तो हैंगर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब चुने, यानी कि जल प्रतिबिंब क्या होगा दी गई आकृति का। तो जो मिरर है ना वो किसकी तरफ है? वो नीचे की तरफ है, यानी कि यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। जो जल प्रतिबिंब है वो नीचे की तरफ है। तो जब जल प्रतिबिंब नीचे की तरफ होगा, जब यहाँ से जल प्रतिबिंब है, तो आप ये समझो कि जब जल प्रतिबिंब नीचे की तरफ होगा ना, तो जो ये पैंट है ना, इसका जो पैर नीचे है वो इसका पैर अब सीधे ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ पैर है। आप वो देखो, वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे से आ रहा है। तो जब नीचे ये जल प्रतिबिंब है तो वो चीज़ को जब नीचे से है ना, तो ये इस वाले हिस्से को वो ऊपर की तरफ दिखाएगा जो नीचे है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है? ए वाला ऑप्शन सही है, ये वाला सही है, यानी कि ऑप्शन में जाए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट है। ओके, एक चीज़ समझो आप, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, आप कभी भूलोगे ही ना। देखिए दोस्तों, एक चीज़ समझिए आप यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए जो ये वाला हिस्सा आया है यहाँ पे, जो ये वाला है ना, देखो जो अगर आप दूसरे की बात करते हो ऑप्शन की, अगर ये जानते हैं कब होता है? अगर जो ये प्रतिबिंब है ना, अगर प्रतिबिंब क्या कहलाता है? अगर प्रतिबिंब जब नहीं, ठीक है, ओके, चलिए देखिए ये हिस्सा तब आता ना जब ये पैंट जो है कैसे होता, हमारा पैंट इस साइड में होता और प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे लगा होता, तब ये वाला ऑप्शन सही होता। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमारा ऑप्शन जो है, क्योंकि मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये सीधी सी बात है, ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर वाले में ए सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट। ओके, ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विकल्पों में 28, 8, 6, 63, 18, 9, 94 क्वेश्चन मार्क और उत्तर, यानी कि जिस प्रकार इन संख्याओं का संबंध है उसी प्रकार हमें इस संख्या का संबंध जो है वो प्राप्त करना है। आप समझो, यानी एक चीज़ समझिए कैसे ये हो रहा है। अब आप देखो, आप जैसे कि 28 है और 8 है, जब हम 28 और 8 को ऐड करते हो, आप 28 और 8 को आप ऐड करो तो कितना होता है? 28 और 8 को जब हम ऐड करते हैं तो होता है कितना? 36। ओके, हमने 28 को, अब देखो हमने 28 और प्लस 8 अगर किया तो हुआ 36, और नीचे हमारा है 6, यानी कि 6 के स्क्वायर को हम 36 लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि हमने इसको ऐड किया, 28 को और 8 को ऐड किया तो 36 हुआ। 36 किसका स्क्वायर होता है? तो 6 का स्क्वायर होता है 36। ओके, चलिए अब 63 है हमारे पास, और क्या है? 18 है। इसको आप ऐड करो, तो ऐड करते तो 11,
6 एक 7 और एक 8 होता है 81। 81 किसका स्क्वायर होता है? तो 81 होता है 9 का स्क्वायर। ओके, 9 का स्क्वायर होता है। तो अब देखो आप, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है ना, जो सबसे लास्ट वाली संख्या है हमारी, जो सबसे लास्ट वाली हमारी संख्या है उसका स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है? होता है 169 होता है जी। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या होगा, 169 है, तो 94 में ऐसा हम क्या जोड़ें कि वो 169 आ जाए? तो 94 में क्या जोड़े कि 169 आ जाए? तो अब 169 से 64 को 94 घटा दो, तो यहाँ पे हुआ 5 और यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे हो गया हमारा 7। हाँ ठीक है, यानी 75। यानी कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे होगा हमारा 75। अब देख लीजिए आप, 94 और 75 आप जोड़ियो तो 5 4 9 और 9 7 16, 169। 169 किसका स्क्वायर होता है? तो 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, पैटर्न समझ में आया आप सबको? ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 उनमें से जो है वो किसी प्रकार से संगत है, और जो एक है असंगत है, वही जो एक है ना, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें असंगत है। ठीक है, अब देखिए पहला देखिए, जिसमें दिया हुआ है घटाना। अच्छा जी, यहाँ पे दिया हुआ है वृद्धि करना। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है आगे ले जाना, और यहाँ पे दिया हुआ है बढ़ाना। अब एक चीज़ देखो आप, 3 कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो एक है और तर्क संगत में है? तो वृद्धि करना, बढ़ाना और आगे ले जाना, ये तीनों सेम लग रहा है ना? क्यों? वृद्धि करना, बढ़ाना और आगे ले जाना, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, है ना जी? वृद्धि करना, आगे ले जाना और बढ़ाना। जबकि घटाना जो है इनके बिल्कुल अपोजिट में है। ये वाला जो ऑप्शन है घटाना, घटाना जो है इनके बिल्कुल अपोजिट में है ना जी? यानी कि यहाँ से असंगत में कौन सा हो जाएगा? तो असंगत की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से असंगत हो जाएगा। आंसर कौन सा यहाँ पे होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया आकार निम्नांकित में से किस आकृति से बना हुआ है? यानी कि जो ये प्रश्न आकृति दी हुई है ना, आप इसकी बात कर रहा है यहाँ पे, जो ये प्रश्न आकृति दी हुई है, इन ऑप्शन में से किनका यूज करके, जो 4 ऑप्शन ए बी सी और डी दिए हुए हैं, इनमें से किनका यूज करके जो ये प्रश्न आकृति है उसे बनाया जा सकता है? यानी कि जो ये फिगर है, ये जो प्रश्न में फिगर है ना, ये वाला आप देखो यहाँ पे, समझ जाइए, आराम से समझिए। जो ऑप्शन में ये फिगर है ना, इन 4 ऑप्शन में से किसका यूज करके हम बना सकते हैं? तो एक चीज़ आप देखो, जो ये ऊपर वाला हिस्सा ये आ रहा है हमारे पास, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा आपको तो ऑप्शन ए में मिल रहा है। देखिए हाँ जी, यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि इसका तो यूज होगा ही होगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे अगर गौर फरमाएं तो देखो, ये नीचे वाला जो हिस्सा है, जो रेड से मैं पॉइंट कर रहा हूँ, गोला वाला, यहाँ से मिल रहा है, ये गोला वाला ये मिल रहा है जी। चलिए, यानी कि ये भी ऑप्शन में आएगा। अब देखिए, ये जो तीर दिया हुआ है, जो नीचे की तरफ ये जो तीर आ रहे हैं, ये वाले, अब देखो ऐसा कौन सा है? ऐसा तो यही होगा ना, यानी कि ये वाला भी होना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता है, ये वाला कैसे होगा? ये क्योंकि इसमें, ठीक है ये भी है, लेकिन इसमें ये तीर जैसा नुकीला दे दिया है, जबकि सी में सीधा ऑप्शन में। यानी कि कौन कौन सा हमें ज़रूरत है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो है हमें यहाँ से मिलेगा, तब ये फिगर जो है, जो प्रश्न आकृति में फिगर दिया है, बन जाएगा। यानी कि हमें देखना है ए सी और डी किस ऑप्शन में है, तो ए सी और डी ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाँ कि एक निश्चित भाषा में जो है, एक कोड में LFDCN को क्या लिखा जाता है? QJGEO लिखा जाता है। OGRTB को क्या लिखा जाता है? TQVW लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में ना DHLRW को हमें लिखना है। चलिए पहले पैटर्न देखते हैं कि कौन किस पैटर्न से हुआ, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है हमारे कि LFDC और N। अच्छा, क्या लिखा है इसे?
क्यू, जे, जी, ई और ओ लिखता है। ओके, चलिए ठीक है। और जो हमें पता करना है हम उसे भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इजी होगा उसे उसके साथ ही फाइंड आउट करने में। डी, एच, एल, आर और डब्ल्यू। अब देखिए, एल के बाद क्यू है, एल के बाद क्यू है, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, यानी कि 5 अक्षर बढ़ा है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो ना आप, इससे इजी तो यहाँ पे लग रहा है कि एन के बाद ओ है, एम, एन, ओ, एन के बाद ओ है, तो सीधे से यहाँ पे लो, डब्ल्यू के बाद क्या आ जाएगा, डब्ल्यू के बाद क्या होगा, तो डब्ल्यू के बाद हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब देखो सी के बाद ई है, तो सी, डी, ई, यानी कि 2 अंक। सी के बाद डी है ना, सी के बाद ई है यहाँ पे, तो डी, आर के बाद क्या हो जाएगा, तो आर के बाद 2 अंक ले लो, आर, एस और टी। चलिए, आर के बाद यहाँ पे टी हो गया। अब देखो यहाँ पे आप कि डी के बाद क्या है, डी के बाद जी है, तो डी के बाद जी कितने नंबर के बाद आएगा, डी, ई, एफ, जी 3 नंबर के बाद आएगा। तो एल के बाद आप 3 नंबर का ले लो, एल के बाद एम, एन, ओ, एम, एन, ओ। ठीक है, तो आप देखो कि ओ, टी, एक्स कहीं पे है ऑप्शन में, पूरा सॉल्व करने की क्या जरूरत है, ओ, टी, एक्स यहाँ पे तो मिल गया, लास्ट है ऑप्शन नंबर 8 टिक करो और निकलो आप जल्दी। आई और एल यहाँ पे लिख दो, क्योंकि ओ, टी, एक्स तो ऑप्शन में अब तो कहीं है नहीं, नहीं है जी। तो जब नहीं है तो हमें पूरा सॉल्व क्यों करें, हमें पीछे से ओ, टी, एक्स तो मिल गया ना। हमें तो दो ही नंबर सॉल्व करने के बाद देखिए ऑप्शन आप, हाँ एक बात समझो, आप ऑप्शन पे गौर कीजिएगा, ऑप्शन से जो है क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, जल्दी होते हैं। जैसे हमने x देखा तो देखिए x तो यहीं पे था, t देखा, t था, अच्छा हाँ टी, ओ, टी, एक्स, लेकिन जैसे हमने o देखा ना, पता चल गया कि ऑप्शन में o तो कहीं है ही नहीं, यानी कि ये सही है हमारा a नंबर। यानी कि देखिए अब समझ लो आप, ठीक है, एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, यानी कि ये यहाँ से देखो, ये 5 नंबर, डी से आई 5 बढ़ा, एच से एल 4 बढ़ा, ये 3 बढ़ा, ये 2 बढ़ा और ये 1 अंक आगे बढ़ा है। डब्ल्यू से एक्स 1 अंक बढ़ा, आर से टी 2 नंबर आगे है, एल से ओ 3 नंबर आगे, एच से एल 4 नंबर आगे और डी से आई 5 नंबर आगे, यानी कि यही हमारा पैटर्न था। ओके, हमने पीछे से सॉल्व किया, थोड़ा सा इजी जैसा हुआ, क्योंकि 1, 2, 3, 4 और 5 हमने कर दिया। समझ में आया आप सबको कैसे हुआ? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। दोस्तों देखिए, कंटेंट बहुत अच्छा है और इसी तरह के जो क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे आने वाले हैं और सेम लेवल के, तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिए। ओके, थोड़ा सा मनोबल बना रहता है। कह रहे कि सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अच्छा, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और एक चौराहा तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर चलता है। अच्छा, ये सोहन है, अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर चला, ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ता है और एक चौराहे तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा और ये चौराहा हो गया उसका, चौराहे तक पहुंचने के लिए वो 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये चौराहा हो गया हमारा, ये चौराहा हो गया, ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है। चौराहे से वो फिर बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। चौराहे से बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि नीचे की तरफ आएगा और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख दक्षिण की ओर है। हाँ जी, जब नीचे की तरफ है तो उसका मुख दक्षिण की ओर है। वह अपने घर से किस दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है? तो यहाँ पे उसका इंड हो गया, तो वह जो इसकी प्रारंभिक थी यहाँ से उसने स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, यहाँ पे उसने इंड कर दिया। तो कह क्या रहा है कि वो अपने घर से किस दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है। तो दोस्तों देखिए, वो यहाँ से साइकिल चलाना किस दिशा में शुरू करता है, तो ऐसे जब शुरू करता है यानी कि उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाना वो शुरू करता है, कर रहा है। यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अब कई सारे लोग होंगे, कई दोस्त होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि आपने ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ क्यों चलाया, सीधा कहा है तो सीधा आप ऐसे ही क्यों ले रहे हैं, आपने ऐसे क्यों नहीं लिया। यानी सीधा ये भी तो हो सकता है, सीधा जरूरी थोड़ी ना यही होगा,
हाँ जी सही बात है। चलिए आपकी ये बात मानते हुए मैं इसको भी सॉल्व करके आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। आइए देखिए, अब उसने क्या कहा कि सोहन अपने घर से, ये तो ठीक है, ये सॉरी, ये तो आपको समझ में आ गया, ये आप रखे रहिए अपने पास, ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। अब जब एक मतलब कि डाउट की बात आई है ना, उसे सॉल्व करते हैं कि सोहन अपने घर से सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर चलता है। अगर हम सीधा इसको ऐसे चलाते हैं, ठीक है, सीधा 2 किलोमीटर चलता है, ओके, 2 किलोमीटर चला सीधी सड़क पर ऐसे, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, सोहन बाईं ओर मुड़ा, ऐसे गया और एक चौराहे तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। सोहन ऐसे 5 किलोमीटर चला बाईं ओर मुड़ के, ठीक है। चौराहे से वो फिर बाईं ओर मुड़ता है, चौराहे से फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, ऐसे मुड़ता है, बाएं ऐसे और मुड़ता है और फिर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है जी, 2 किलोमीटर चला। फिर अब वो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। अब बताओ आप किस दिशा की ओर उसका मुख है। सोहन पहले 2 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ता है ऐसे और 2 किलोमीटर चलता है, तो उसका मुख दक्षिण की ओर है। अब यहीं पे चीज़ गलत हो गया, उसका मुख दक्षिण की ओर है लेकिन यहाँ पे उसका मुख किसकी ओर है। अब देखो, तो जब ऐसे अब उसका फेस है तो सीधी सी बात है, उसका मुख जो है वो पश्चिम की तरफ है। यहाँ पे उसका मुख जो है वो पश्चिम की तरफ है, जबकि यहाँ पे कह क्या रहा था हमसे कि उसका मुख जो है जब 2 किलोमीटर आया तो दक्षिण की तरफ, यानी नीचे की तरफ है, यही दक्षिण की तरफ है इसका मुख, ठीक है ना। तो जो ये वाला स्टेटमेंट है, जिनको डाउट होगा कि सर आपने ऐसे क्यों नहीं चलाया, तो बाबू ऐसे चलाने पर ये गलत होगा यहां से, ओके। चलिए गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, गीता है, ये गीता है, गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है कि वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री, नानी की इकलौती पुत्री, भानु की नानी और नानी की इकलौती पुत्री कौन होगी। भानु है, अच्छा आप समझो, देखिए ये भानु हुआ, भानु की ये है नानी जी और नानी की इकलौती पुत्री कौन होगा, तो भानु की माँ ही होंगी ना, ये भानु की तो मदर हो जाएंगी। आप इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं यार। आप समझो कि गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, भानु क्या कहता है कि जो लड़की है गीता जो है वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री, यानी कि भानु की माँ की पुत्री है, यानी कि भानु की बहन हुई। तो भानु का गीता से क्या संबंध है, तो गीता से, तो गीता का वो भाई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट है। अब इसके लिए अगर हम पेन और पेपर उठाए ना तो फिर तो कतई ज्यादती हो जाएगी, होगी ना जी। ये तो आप दिमाग में ऐसे टिक करने वाला क्वेश्चन है, अगर हम इसके लिए पेन और पेपर उठाते हैं ना तो ये हमारा टाइम खा जाएगा, तो फिर रीजनिंग में मज़ा ना आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा, ओके। चलिए ये सिर्फ यही है कि अभ्यास पे है, आप जितना अभ्यास करोगे पेन और पेपर ज़्यादा। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप प्रयास कीजिए ना, किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो एक बार प्रयास करो कि थोड़ा सा दिमाग में हल करने की कोशिश करें। पेन और पेपर थोड़ा सा अगर जितना कम हो ना उतना ही मज़ा आता है, उतना एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पर्पज़ से उस समय ना दिमाग बहुत फास्ट चलता है, ठीक है। चलिए आइए इसे करते हैं। कह रहा है कि यदि जी का अर्थ जोड़, अच्छा चलिए इसको करते हैं। 125 पर उतार लो आप, जी का अर्थ क्या है यहाँ पे, जी का अर्थ है घटाना, 125 माइनस 110, के का अर्थ क्या है, के का अर्थ है भगा 5, जी का अर्थ क्या है, जी का अर्थ है जोड़ 7, एच का अर्थ है गुणा 2, ठीक है। इसे सॉल्व हम कर लेते हैं। अब देखो आप 110 है और भगे 5 है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ना जी। तो 22 पंचे 110 होता है, 22 में 5 दूना, हाँ, अगर आप 22 से 5 से काटो तो 22 पंचे 110 होता है। अब हमारे पास 125 और माइनस 22 हुआ, तो 125 में से 22 घटा दो आप तो कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा हमारे पास, 103 हो जाएगा, इतना एरिया ख़त्म, ठीक है। अब देखो आप इसे सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, तो आप इसे अगर हल कर लो तो 103 और 14 कितना हो जाएगा,
117 हो जाएगा। ओके 117 होगा, करेक्ट है जी 117, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इजी सा क्वेश्चन है। एग्जाम में हमें इसे तो लिखना भी, सिर्फ अगर हम इसे यहाँ पे अगर ठीक है हम इतना अगर उतारते भी हैं इसे, तो आप ऐसे करो 22 बचे 5 से 22 बार में गया 103 आया, 14 और 3 117 सॉल्व हो गया। इतना ही समय लेना है। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, एक समारोह में। अच्छा ठीक है ठीक है। कह रहा है कि एक समारोह में मुख्य अतिथि के साथ कुछ और व्यक्ति भी मौजूद थे और सभी दर्शक दीर्घा में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे थे। अच्छा, उन सभी का मुख कैसे है? तो दर्शक दीर्घा में है और उन सभी का मुख जो है वो पश्चिम की तरफ है, यानी कि सभी का मुख जो है यानी इस साइड में है। ओके जी ठीक है। पी जो है मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अब यहाँ से कोई देखिए, हमें कन्फर्म या जो प्लेस होता है ना उसे पहले हमें लिखना है। पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर क्यू बैठा है। दर्शक दीर्घा में क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से कम है। अच्छा, ये भी कोई कंफर्म नहीं हो रहा है। कह रहा है कि पी के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है दर्शक दीर्घा में। अच्छा, कुल कितने व्यक्ति हैं पता लगाना है, ठीक है ठीक है। अब देखो ये लास्ट वाला देखिए, अब पी के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है। पी के बाईं ओर, यानी कि अगर हम पी को यहाँ पे बैठा दें तो पी का बायां नीचे की तरफ होगा, यानी कि अब इसके नीचे पी के नीचे कोई ना बैठा है जी, ठीक है। अब देखिए ये वाला हमने कर लिया है कि पी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। ये कन्फर्मेशन था कि पी के अब नीचे कोई नहीं है, तो ये वाला हिस्सा जो है हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए कह रहा है कि पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है। यहाँ पे आप आओ कि पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो पी क्यू बैठा है, तो पी के दाईं ओर चौथा ले लो, 1 2 3 और 4। पी के दाएं 1 2 3 4 कौन बैठा है? पी के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है क्यू। ओके जी, ये वाला भी, ये जो रेड वाले से हमने मार्क किया ना, इतना भी हो गया। अच्छा, अब पी मुख्य अतिथि के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। मुख्य अतिथि ये हो जाएंगे, अगर होंगे तो चलिए बाद में देखते हैं। दर्शक दीर्घा में क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या, दर्शक दीर्घा में क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। तो क्यू के बाईं ओर 1 2 3 4 लोग बैठे हैं और क्यू के दाईं ओर जो बैठेंगे उससे एक कम, यानी कि 3 बैठेंगे, 1 2 और ये 3। ओके ठीक है, ये फुलफिल किया कि क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की, दर्शक दीर्घा में क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की जो संख्या है वो क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। यानी कि क्यू के दाईं ओर अगर 4 बैठे हैं, 1 2 3 4, तो इधर 3 बैठेंगे। ये हमारा हुआ। अब बचा क्या है जो रेट से हमने सब किया? हाँ, पी जो है मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी कहाँ बैठा है? मुख्य अतिथि के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो जो ये होंगे ना वो चीफ गेस्ट होंगे। ये चीफ मुख्य अतिथि के बाईं ओर, यानी कि नीचे की तरफ दूसरे स्थान पर बैठा है। सारे कंडीशन को हमने फुलफिल कर दिया। एक बार और आप समझ लो। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, आप एक चीज़ याद रखो, उस मतलब कि आप ऐसे सेंटेंस को चुनिए ना जहाँ पे कन्फर्मेशन हो कि हाँ ये यहीं पे बैठेगा। तो कन्फर्मेशन यहीं से था कि पी के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है, यानी कि पी अगर यहाँ पे है, ये अगर पी हो जाएगा यहाँ पे, तो पी के बाएं यानी कि नीचे, अगर पश्चिम की तरफ कोई बैठेगा मुँह करके तो उसका बायां नीचे की तरफ होगा। तो पी के नीचे कोई नहीं बैठा है, ये यहाँ से कन्फर्मेशन था। अब यहाँ पे था कि पी के अब जब एक यहाँ से मिल गया, पी मिला, अब इसका देखिए कि पी और कहाँ कहाँ पे है। तो पी यहाँ पे है, पी के बारे में क्या गया, पी के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है क्यू। तो पी के दाएं यानी पी के ऊपर चौथे स्थान पे 1 2 3 4 क्यू बैठा है। अब नीचे क्या कहा कि दर्शक दीर्घा में क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या। तो क्यू के दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4। जो संख्या है क्यू के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक कम है, यानी कि 1 2 3, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, ये हो गया। तो कह क्या रहा है हमसे कि दर्शक दीर्घा में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, काउंट कर लेते हैं जी। और क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8,
यानी कि टोटल जो है दर्शक दीर्घा में 8 लोग बैठे हैं और यहाँ पे चीफ गेस्ट ही बैठे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आशा तो है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मज़ेदार क्वेश्चन था, ठीक है। और रेलवे और एसएससी के सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिले, और ख़ास करके रेलवे में तो ये क्वेश्चन ऐसे आने ही आने हैं, ठीक है। अब देखिए हमें वेन डायग्राम बनाना है। हमारे पास डेटा क्या है, तो पत्रिकाएं हैं, मूवीज हैं और पुस्तकें हैं, ठीक है। पत्रिकाएं, मूवीज और पुस्तकें हैं, उनका वेन डायग्राम बनाना है। एक चीज़ देखो आप, जो पुस्तकें, अगर ये वाला हरा वाला पुस्तकें हैं तो पुस्तकें के अंदर हमारी पत्रिकाएं आ जाएंगी ना जी। ये पुस्तकें हैं, ये अगर पुस्तकें हैं तो पुस्तकों के अंदर जो है ये पत्रिकाएं तो आ जानी है, पक्का श्योर है। पुस्तकों के अंदर ही पत्रिकाएं तो आएंगी, तो पुस्तकों के अंदर ये पत्रिकाएं हमारी आ गई जी। और हमारा अलग से क्या बचा, तो अलग से बच रहा है मूवी। तो पुस्तक और पत्रिकाओं का संबंध तो ठीक है, पर मूवीज़ तो उनसे अलग है, तो ये अलग हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार का डायग्राम बनने वाला है, दो एक में पुस्तक और पत्रिकाएं, और मूवी जो है उनसे अलग बनेगा, ठीक है। ऐसा कहीं पे है, हाँ जी है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर में ए में ये पुस्तकें हो जाएंगी, ये पत्रिकाएं हो जाएंगा और ये मूवीज हो जाएंगा। ओके ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति 3 अंतर विभाजक वृत्तों से बनी हुई है जो फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आकृति में प्रत्येक क्षेत्र एक छोटे अक्षर से दर्शाया गया है। फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल, ठीक है, दर्शाए गए फुटबॉल है, ये क्रिकेट है और ये बास्केटबॉल है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है हमसे कि कौन सा क्षेत्र उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा, फुटबॉल तो ये वाले खेलते हैं, ये वाला हिस्सा, पर क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं, यानी कि सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं, सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, इसमें कौन सा है, तो सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले में यहाँ पे अकेला बैठा है, ये ए। ऑप्शन टिक करो और आगे भागिए। देखिए और देखिए, कह रहा है कि 6 लड़कियों ने एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन में अपनी बातचीत का एक वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया। रविवार विश्राम दिन होगा, यानी रविवार को कोई बात नहीं होने वाला है। पी ने कहा अच्छा रविवार विश्राम दिन होगा तो सोमवार से तब शुरू हो रहा है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये सैटरडे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पी ने कहा कि शुक्रवार उसके लिए अनुकूल होगा, यानी कि फ्राइडे पी के लिए, पी यहाँ पे हो जाएगा। ओके जी। यू प्रक्रिया शुरू करेगी और सोमवार को रिकॉर्ड करेगी, यानी कि यू जो है वो सोमवार को रिकॉर्ड करने वाली, अच्छी बात है। एस जो है टी के ठीक पहले वाले दिन रिकॉर्ड करेगी। एस कब रिकॉर्ड करेगी, तो टी के ठीक पहले वाले दिन एस होगा। अच्छा, ये हमारे पास डेटा हो गया कि एस कब होगा, टी के ठीक पहले वाले दिन एस रिकॉर्ड करेगी। अब कह रहे हैं कि क्यू जो है यू और एस के दोनों के ठीक मध्य वाले दिन रिकॉर्ड करेगी। क्यू कब रिकॉर्ड करेगी, तो यू और एस के दोनों के ठीक मध्य वाले, यू यहाँ पे तो है ही, और एस के ठीक मध्य वाले, यानी कि कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि मंगलवार को क्यू रिकॉर्ड करेगी। अच्छा, अब देखिए डेटा था क्या कि टी के ऊपर एस है, ये डेटा हमारे पास आ गया। अब हमारे पास बचा क्या, तो वीडियो रिकॉर्ड आर बच गया हमारे पास, आर बच गए, सॉल्व हो गया जी, इजी सा है, सीधी सी बात है। क्योंकि कन्फर्मेशन पोजीशन दिया हुआ था ना, कन्फर्म पोजीशन दिया हुआ था हमारे पास, सबसे पहले पी, उसके बाद यू, उसके बाद ये डेटा दिया, उसके बाद बन गया। जब कन्फर्म पोजीशन देगा ना तो क्वेश्चन यू सॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम कहा गया है कि टी ने गुरुवार का चयन किया। हाँ जी, टी ने गुरुवार का चयन किया, ये तो यहाँ से मिल ही गया।
तो पूछा क्या है, कहाँ यार, हाँ, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आर के पास कौन सा दिन शेष है। तो आर के पास कौन सा दिन शेष है, सीधी सी बात है सैटरडे, यानी कि शनिवार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से टिक करिए और आगे भागिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सिलॉक्स का है क्वेश्चन कि सभी कप, जितने भी कप हैं वो क्या हैं, सभी कप जो हैं वो बोतल हैं, और सभी बोतलें जो हैं वो पैन हैं। सभी बोतलें जो हैं वो क्या हैं, सभी बोतलें जो हैं वो पैन हैं। ठीक है, सभी कप बोतल हैं और सभी बोतलें पैन हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि सभी कप पैन हैं, सभी कप जो है वो पैन है। हाँ जी, सभी कप पैन होंगे। सभी बोतलें कप हैं, सभी बोतलें कप हैं ना जी, ये ना देखिए, कुछ बोतलें कप हो सकती हैं, सभी कप बोतलें हो सकती हैं, पर सभी बोतलें कप कभी नहीं हो सकती, ये गलत है। अब देखिए कह रहे हैं कि सभी पैन कप हैं, सभी पैन जो हैं वो कप है ना जी, ऐसे ना होगा। जब ऐसे आओगे ना आप नीचे तो कुछ वाला ही होगा। अगर यहाँ पे दिया होता कि कुछ पैन कप है तो सही होता, जब ऐसे जाओगे आप तब सभी वाला होगा, ऐसे आएंगे ना तो सिर्फ जो है नीचे आने पर कुछ वाला होगा, यानी ये भी गलत है। कुछ पैन बोतलें, हाँ, पैन से बोतल पे नीचे की तरफ आते हैं तो कुछ पैन बोतलें सही है, यानी कि दूसरा और चौथा सही होगा। है कहीं पे दूसरा और चौथा, हाँ पहला ही दिया हुआ है, पहला ही दिया हुआ है हमारा कि केवल निष्कर्ष 1 और 4 पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, अच्छा निर्णय और कथन का है, चलिए ठीक है। कह रहा है कि राज्य सरकार ने गांव में रहने वाली सभी, देखिए ये रेलवे के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि राज्य सरकार ने गांव में रहने वाली सभी अशिक्षित महिलाओं को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया है। ठीक है, अच्छा अब इसका कथन क्या है, कह रहा है कि अन्य राज्यों में इसी तरह के कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप मात्र 2 वर्ष में 63% से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला। ठीक है, जब राज्य सरकार ने गांव में रहने वाली सभी अशिक्षित महिलाओं को शिक्षा देने का योजना शुरू की, वो भी निःशुल्क, तो भाई तो लोग शिक्षित होंगे और शिक्षित होंगे तो उन्हें रोजगार मिलेगा ही, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, उक्त राज्य की कुछ महिलाओं के वर्तमान में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जिसके कारण उनके पास ज़्यादा खाली समय नहीं बचता। देखिए इसका दूसरे वाले जो कथन है उसका इस निर्णय से तो कोई मतलब है नहीं, यानी कि जो कथन पहला है ना वो यहाँ पे 100% सही है। तो हमें करना क्या है कि कथन पहला जो है वो किसका समर्थन, निर्णय का समर्थन करता है नहीं, वो हमें देखना है किस ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि कथन 1 जो है निर्णय का समर्थन करता है, लेकिन कथन दूसरा जो है वो तटस्थ है, यानी कि पहला ही सही। यहाँ से पहला टिक कीजिए। समझ लीजिए कि जब सरकार ने निर्णय, कह रहा है कि जब सरकार ने निर्णय लिया कि जो भी गांव में अशिक्षित महिलाएं हैं उन्हें निःशुल्क में शिक्षा दी जाएगी, तो जब वो शिक्षित होंगी तो रोजगार करेंगी, तो ये तो सही होना ही है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है हमसे कि एक कथन और उसके 2 निष्कर्ष निकल रहे हैं, देखना है कि एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने तब से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लगभग दोगुनी कमाई करने की सूचना दी है जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं शुरू की। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष क्या है, करे कि कोई भी अन्य ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं पेश नहीं करता है। नहीं, एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म, क्यों नहीं जी, कोई भी अन्य क्यों नहीं करेगा, लगभग सभी लोग करते हैं, यानी कि ये तो गलत है यहाँ से। दूसरा देखो, आप कह रहे कि जो छात्र उक्त प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का विकल्प चुनते हैं उन्हें नियमित कक्षाओं का विकल्प चुनने वालों की तुलना में दोगुना शुल्क देना पड़ता है ना जी, ये गलत है। आप खुद अगर किसी से ऑनलाइन पढ़ते हो तो जो हम ऑफलाइन पढ़ते हैं या नियमित पढ़ते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा बहुत कम शुल्क में हम पढ़ाते हैं सबको। ओके, यानी कि ये दोनों गलत होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों से निकाले जा सकते हैं, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निकाल, हाँ ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट होगा। ये दोनों गलत हैं जी, ये दोनों गलत हैं, ये दोनों हम लोगों के खिलाफ बोल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है कि एक प्रश्न दिया हुआ है और हमें पता करना है, ये प्रश्न है, पता करना है कि ये प्रश्न का आंसर जो है वो तीनों कथनों में से किससे जो है वो बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रश्न ए बी सी डी और ई निम्न में से सबसे ठिगना कौन है, यानी कि सबसे छोटा कौन है। ओके, अब देखिए कह रहा है पहले में यहाँ से कथन की ए जो है वो ई से लंबा है, ए जो है वो किससे लंबा है, ई से लंबा है, परंतु डी से ठिगना है। डी से क्या है, डी से ठिगना यानी कि डी से छोटा है। ओके, अब दूसरा क्या कर रहा है कि बी सी से ठिगना है किंतु ई से लंबा है। ठिगना का मतलब क्या है, ठिगना का मतलब कि छोटा है यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा सी इज ग्रेटर देन बी इज लेस देन ई। ओके, अब लास्ट कह रहा है कि सी से लंबा है डी, सी से लंबा है हमारा डी। ओके, और क्या कह रहा है, ए बड़ा है बी से और ए लंबा है बी से। अगर हम इन्हें मर्ज कर दे तो देखिए कैसे आएगा, डी से लंबा ए भी है और डी से लंबा सी भी है, तो डी से लंबा है ए और डी से लंबा है सी। ओके, अब देखो ए से लंबा है बी, हाँ जी, ये देखो आप यहाँ से ए से लंबा है बी, तो यहाँ पे ले लो ए से लंबा है बी और सी से भी लंबा है बी, तो ये तो हो गया हमारा, और लास्ट में बच ही गया हमारा क्या, ई। चलिए, तो क्या क्या रहा है कि निम्न में से सबसे ठिगना कौन है, तो ई है। सबसे छोटे की बात करें तो ई है। कुल मिलाकर ये पता करना है ना कि इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए क्या तीनों कथन जरूरी है, तो हाँ जी, यहाँ पे तीनों कथनों की ज़रूरत है। बिना तीनों कथनों के ई नहीं यहाँ पे लगने वाला है, यानी कि कथन 1, 2 और 3 एक साथ पर्याप्त होंगे, इसको करने के लिए तीनों लगेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ख़त्म हो गया क्वेश्चन सेशन, यहाँ से द एंड हुआ। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट है ना क्वेश्चन और जो बेस्ट लेवल हो सकता है आपके लिए, उन सबको, उन सारे क्वेश्चन को हमने रखा। बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे कि आप हमारे सेशन को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में।